समस्या है कि एडीए द्वारा अधिग्रहण ज़मीन वो इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लोग कहते हैं कि आप खबर नहीं चलाते हो, हम कहते हैं कि मंत्री जी का जवाब जरूर इस चीज़ पे लेंगे, क्योंकि एडीए ने ज़मीन अधिग्रहण की है, लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस पर आपकी क्या राय है? बड़े विश्वास के साथ कहा था, वहाँ मुख्यमंत्री जी का कहना था, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, कि मैं मैदान में नहीं आऊँगा, और आपने कॉन्फिडेंस के साथ आकर मैं सैफई परिवार को हर एक को मैदान में बुला लूँगा। सेकंड के लिए डिम्पल यादव, अक्षय यादव, रामगोपाल, धर्मेंद्र, तेज प्रताप एक सेकंड के लिए करहल नहीं छोड़ी। मैं अपना चुनाव लड़ के आसपास बहुत जाता हूँ। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जनता की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं कि या तो उनकी एक्सपेक्टेशन जैसे बढ़ रही हैं, या तो गठबंधन इस बार बाजी मार देगा या फिर से इतिहास रच देंगे मोदी जी। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। कहा गया कि वो मतलब हार्ट अटैक के दौरान उसकी मौत हुई। हमने अभी कुछ खबरें चल रही हैं ऐसी कि अखिलेश यादव जो हैं वो 7 तारीख को उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि माफिया इक्वल्स टू अखिलेश यादव? क्या इन लोगों का कुछ आपसी कनेक्शन है या फिर यूं ही ये कोई राजनीति चल रही है? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में मतगणना होगी। इसी बीच हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मौजूद हैं। आज खबर एक्सपर्ट के स्पेशल कार्यक्रम इनसे भी मिलिए में आज वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने 5 साल में क्या क्या विकास किए हैं और अगले 5 साल में वो क्या एजेंडा लेके आगे जाने वाले हैं। सर, आपका खबर एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे कैसे राजनीतिक कैरियर में आपको पड़ाव लिया? मैं छात्र राजनीति में सक्रिय था। उसके बाद ऐसा लगा कि नौकरी 35 साल पक्की होती है, राजनीति 35 साल पक्की नहीं होती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरा चयन एज सब इंस्पेक्टर हो गया। मैं एमएससी करके गया था और बाद में मैंने लॉ और पीएचडी की। मुलायम सिंह जी का मैं चीफ सिक्योरिटी अफसर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि उनसे पहले से भी पारिवारिक रिश्ते थे। तो पिछले 10 साल में देश में किसी को 5 टिकट दिए हैं तो मुझे दिए हैं। 14 लोकसभा, 17 विधानसभा, 19 लोकसभा, 22 विधानसभा, करहल एक एक्स्ट्रा हो गया, और इसके बाद 24 पुनः आगरा का। तो 10 साल में 5, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो इस समय अपने क्लाइमैक्स पर है। चीज़ ये सौभाग्य की बात है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अभी आपका नाम जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी आ चुका है। आगरा से तो आप प्रत्याशी हैं ही हैं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई क्योंकि आपको हर जगह अब देखना है। तो किस तरीके से जिम्मेदारी को आप निभाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जब से मैं आया हूँ 5 चुनाव में स्टार प्रचारक, तो एक नई बात हुई कि मध्य प्रदेश का वह मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में जब गोहद, मेहगांव, फू, पटेर, अशोकनगर, ईसागढ़, बदरवास, कोलारस, नई सराय, दिमनी, परसपुर, अम्बा, पुरसा, ईसागढ़, अपनी मुगावली, चंदेरी, इन सीटों पर जब डिमांड हुई, बिजावर, मलहरा, छतरपुर, टीकमगढ़, लौंडी, मैं विधानसभा से गिना रहा हूँ, जैसे वहाँ की राजनीति करता हूँ, तो फिर हर आदमी ने चुनाव कार्यालय में लिखाया डिमांड की। तो उत्तर प्रदेश से हम 4 लोग मध्य प्रदेश में भी स्टार प्रचारक थे, जिसमें राजनाथ सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों चीफ मिनिस्टर, तो बड़े लोग हैं। माने अगर एक साधारण किसी को स्टार प्रचारक बनाया मध्य प्रदेश में तो मैं था। तो ये क्या होता है कि जैसी नॉमिनेशन होता है, टिकट मिलती है, तो कैंडिडेट से पूछा जाता है आप किन को चाहते हैं, तो उनको चाहते हैं जिनका असर होता है या जो वोट ट्रांसफ़र करते हैं या जिनके प्रशंसक समर्थक, कुछ मामले में जिनकी कास्ट होती है और कास्ट उनकी बात मानती है। कास्ट तो होती है हर जगह, इसलिए स्टार प्रचारक बनाया। और अभी से 27 लोकसभा के सांसद लोग प्रत्यक्ष रूप से मांगने लगे हैं। अब चूँकि आगरा लोकसभा को लोग कह रहे हैं आप ही लोग कि 4 लाख या 5 लाख से ऊपर होगा, तो फिर जब मोदी जी ने 400 पार कह दिया है, तो अगर मेरे जाने से कहीं कुछ इजाफा हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। आपके उस कॉन्फिडेंस को, जब आप करहल सीट से लड़े थे, एक इतना बड़ा कॉन्फिडेंस जिसके मुरीद थे लोग, आप जब चुनाव लड़े तो पहले तो बहुत बड़ी बात कि आप जिस पार्टी के सिपाही रहे उसी के सामने चुनाव लड़ना। दूसरी बात, आपने एक बड़े विश्वास के साथ कहा था, वहाँ मुख्यमंत्री जी का कहना था, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, कि मैं मैदान में नहीं आऊँगा, और आपने कॉन्फिडेंस के साथ आकर मैं सैफई परिवार को हर एक को मैदान में बुला लूँगा। तो इतना ग्रेट, इतना डीप कॉन्फिडेंस सर कहाँ से पैदा हुआ सर? केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, पार्टी के पदाधिकारियों की, संगठन की मेहनत,
मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर, और जो ये 25-26 साल में एक साख कमाई है, बेदाग छवि और उसकी खुशबू आसपास है, तो उस पे आधार पे कहा था। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि उन्होंने अखिलेश यादव जी को पता नहीं था भाजपा से कौन लड़ रहा है, और मेरी वाइफ को भी नहीं पता था, वो इतना सीक्रेट मिशन था। तो रात 2 बजे मुझे कहा गया था कि कल 2 बजे नॉमिनेशन करेंगे, और अखिलेश यादव नॉमिनेशन करके बाहर आप मीडिया के लोग जो मिलते हैं, तो उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बात कही थी, और मैं वहीं से गुजर रहा था अकेले एक प्रस्तावक को लेकर। उन्होंने कहा था मैं एक भी बार नहीं आऊँगा, उन्होंने कहा मेरे घर का कोई वोट नहीं आएगा, और ये हमारा गढ़ है और 1,60,000 से हम जीतेंगे। तो 25 मिनट बाद ये बाहर खबर आ गई कि मैंने नॉमिनेशन कर दिया, तो सारी मीडिया फिर उनको छोड़ के मेरे साथ। तो मैंने 3 ही बातों का जवाब दिया कि जो कह रहे हैं वो कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा था एक हफ्ते में ना आ जाएँ तो मेरा नाम बदल देना। तो 5वें दिन आए। अगर मैं कह देता कि मैं नहीं आऊँगा तो फिर मैं अपनी बात पे चलता। तो 5वें दिन आ गए, क्योंकि एकदम इलेक्शन उठ गया, चर्चा हो गई, करहल टक्कर में आ गई, नाक में नकेल पड़ गई, नया नारे लगे, अशुमेघ का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है, जिसने डाली नाक में नकेल उसका नाम SP बघेल, और काय पड़े हो चक्कर में, करहल आ गई टक्कर में। माने ये एक राजनीति के शास्त्र के बच्चों के लिए नया नारा है। कहा जाता कोई नहीं है टक्कर में, वहाँ का आ गया करहल आ गई टक्कर में, माने ओवर द नाइट आ गई मेरे नॉमिनेशन से। तो एक बड़ी बात है कि करहल काहे पड़े चक्कर में, करहल आ गई टक्कर में, कंफर्म मान लिया अभी हम टक्कर में आए हैं, हमारी पार्टी का नारा था। तो वो एक छवि से भी चुनाव होता है। और एक जो अच्छा सर, कोई ऐसा भय नहीं, उनका क्षेत्र है, एक CM भी रहे हैं और आप उसके सिपाही हो, लेकिन इतना कोई अंदर भय नहीं था कि उन्हीं की क्षेत्र है और उनमें हम निडर होकर उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं? एक तो वो बात अधूरी रह गई। वो 5वें दिन आए, थूक के चाट गए, तो नहीं कह के नहीं आना चाहिए। 8वें दिन आते तो भी बात चल गई। तो वहाँ के जो सिटिंग MLA थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि इलेक्शन हाथ से जा चुका है और हम लोगों का बस का नहीं है SP सिंह बघेल को रोकना। मुलायम सिंह यादव अगर आएंगे तो ही संभल पाएगा इलेक्शन। ये सोबरन सिंह यादव जो वहाँ सिटिंग MLA थे, जिनकी सीट पर अखिलेश यादव लड़े थे, उनकी टिकट काट के, तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दूसरा, उन्होंने कहा था हमारे घर का कोई आएगा नहीं, तो उनका घर का कोई बचा नहीं, उल्टा हो गया। डिम्पल यादव, अक्षय यादव, अखिलेश अभी आए, राम गोपाल, धर्मेंद्र, वो तेज प्रताप। एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि धर्मेंद्र के पिताजी श्री अभय राम यादव ने कभी किसी के लिए वोट ही नहीं मांगा था, एक शिष्टाचार निभाया, लेकिन उसमें वही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुए। उन्होंने कहा भाई मैं 40 साल से आपकी थाने कचहरी ब्लॉक तहसील में सेवा करता हूँ, बड़े नेता तो लखनऊ रहते हैं, और आज मैं पहली बार वोट मांग रहा हूँ, जो मैंने कभी धर्मेंद्र के लिए भी नहीं मांगे। उसका असर पड़ा, डिम्पल के बच्चे भी निकले। तो एक तो थूक के चाटना पड़ा कि आऊँगा नहीं, तो 5वें दिन आना पड़ा। इसको गांव में कहते हैं, गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी। और कहने के बाद तो हम तो अपनी बात पे कायम रहते हैं। दूसरा, कोई नहीं मांगेगा तो कोई बचा नहीं। तीसरा, 1,60,000 कहा था तो 1 लाख गायब हो गया। चौथा, 1 सेकंड के लिए डिम्पल यादव, अक्षय यादव, राम गोपाल, धर्मेंद्र, तेज प्रताप 1 सेकंड के लिए करहल नहीं छोड़ी। मैं अपना चुनाव लड़के आसपास बहुत जाता हूँ, लेकिन अपनी सबसे महत्वपूर्ण अजय सीट के बाद अगर घर के 5 लोग रोज़ 5 सभा करते तो 25 करके शाम को लौटते, तो 20 दिन में 500 करते। चुनाव तीसरे राउंड तक 165 विधानसभाएं थी, तो 165 में 3 बार जाते, तो 1000, 2000, 3000, 5000 वाली सीट को वो, जैसे हमारी जनरेशन में नहीं आए, वो लो मार्जिन से हम लोग जीते। पता नहीं मुझे अत्मातपुर आए थे या नहीं आए थे, ये आप लोगों को पता है। हाँ, लेकिन वो घिर गए वहीं पर, उसका भारतीय जनता। दूसरा, मेरे चुनाव से यादव वर्सेस बघेल पूरे यूपी में हो गया। तो जो भी परसेंटेज में, उस बहस में कभी नहीं पड़ता, 4% समाज है, 3 है, 5 है, तो वो इजाफा हुआ। और 1% से ही सैकड़ों MLA हार जीत जाते हैं। और एक बात हुई, एक दिन उन्होंने गोली चला दी, उसके बाद तो हमारी समाज के गांव में समाजवादी पार्टी को घुसने नहीं दिया गया। तो इलेक्शन करहल ने उनको बांध के रखा। हार जीत से कुछ नहीं होता है। कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। बहुत अच्छा। तो अभी मेरे साथी योगेश कांत जी भी बैठे हैं, कुछ उनके लिए भी MP साहब से सवाल जवाब हैं। योगेश मंत्री जी, मेरा सीधा सवाल है
कि हम लोग पिछले कई वर्षों से आपको कवरेज कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप या तो संसद में होते हो या जनता के बीच में। अगर रात्रि में 2 बजे हैं फिर भी मंत्री जी का एक फ़ोटो आता है कि आज इस जगह घटना हुई है, और मंत्री जी 2 बजे उस व्यक्ति को उठाकर एम्बुलेंस से वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये सारा सब कुछ कैसे कर पाते हो? मैंने देखा है कि या तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी करते हैं ये काम, या फिर आप करते हो, ये कैसे कर पाते हो? जो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना बच्चा मानते हैं, अपना घर मानते हैं, अपना परिवारजन मानते हैं, मतदाता शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जनता नहीं, जिसको फैमिली मानते हैं वो फिर करते हैं ऐसा। कल रात में ही शायद मैं 1:45 बजे गया हूँ यहाँ से, तो वो इलेक्शन की वजह से नहीं है। अगले साल फिर रसिया होंगे, इलेक्शन 4 साल दूर होगा, फिर अगले साल होंगे तब इलेक्शन 3 साल दूर होगा, फिर रसिया होंगे तब इलेक्शन 2 साल होगा, फिर 1 साल दूर होगा, फिर 5वें में इलेक्शन होगा। तो शेष 4 साल भी तो मैं आता हूँ, और कई बार सुबह 4 बजे तक यहाँ पर बैठा हूँ। तो अगर आप एक्सीडेंट देखते हैं, देखिए जनप्रतिनिधि जो राज आता है, एक बार सुख में ना आए लेकिन दुख में ज़रूर आना चाहिए। तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट डेमोक्रेसी में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हमारे दर्शकों का सवाल है, उन्होंने कहा है कि मंत्री जी से एक बात ज़रूर पूछेगा कि आराम कब करते हैं? संडे न मंडे अनदर डे भी एवरीडे बिजी रहते हैं, कैसे आराम करते हैं? 1998 में मैंने एक छुट्टी ली थी 3 दिन की, और दुधवा नेशनल पार्क में अपने परिवार के साथ गया था। अभी इस 5 साल में मंत्री होने के बावजूद मैं विदेश नहीं गया हूँ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में इतना अवसर मिलता है, WHO स्विट्ज़रलैंड में है, जेनेवा में, तो लॉ में था तो इंटरनेशनल कोर्ट्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं। आम आदमी भी सिंगापुर और मलेशिया हुआ आता है, लेकिन मैं नहीं जाता, क्योंकि अगर एक भी कोई प्रोग्राम घर में डायरी में लग गया तो मैं उससे जरूर करता हूँ। पार्लियामेंट से रोज जाता हूँ। अगर सूर सदन में परसों आपने मुख्यमंत्री जी के बयान को सुना, हर जगह ये बयान देना पड़ता है, हाई कमान हम लोगों की जान बचाते हैं कि भाई पार्लियामेंट चलती है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, देश में जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। यहाँ उल्टा कह के गए हैं, ये रोज़ अपनी लोकसभा में रहते हैं, और लोकसभा से 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे फ्री होते ही जो पहली ट्रेन होती है उसमें चल देते हैं। तो मैंने सरकार का करोड़ों रुपए डीजल पेट्रोल का भी, एस्कॉर्ट का, पायलट का भी बचाया है। आई ऑलवेज ट्रेवल बाई ट्रेन। अच्छा मंत्री जी, इसके अलावा मेरा सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से विपक्ष में बैठे नेता सरकार को घेरना चाहते हैं, जैसे वो कहते हैं भ्रष्टाचार है, अखिलेश जी हमेशा उंगली चाहते हैं, महिलाओं पर अत्याचार है, जगह जगह लूट खसूट है, यानी जो पुलिसिया सिस्टम है वो सब कुछ बिगड़ चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे, वास्तविकता नेताओं को क्यों नहीं दिख रहा है? क्या उनकी सरकार थी तब ये नहीं दिखता था ये सारी चीज़ें? जैसे गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे ही हमने स्ट्रीम पढ़ा कि गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था। पढ़ लेते हैं, देखा नहीं था, लेकिन आजकल देख रहे हैं मोदी जी का कार्यकाल विकास कार्यों का स्वर्ण युग, उत्तर प्रदेश में योगी जी का कार्यकाल जो है लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग चल रहा है। कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं होता था उस ज़माने में, दुकान मकान लड़की अपहरण होते थे, भैंस तक उठा ली जाती थी। तो ये शांति व्यवस्था का बहुत अच्छा कार्य। यद्यपि क्राइम लेस सोसाइटी कभी नहीं होती है, फिर भी सपा बसपा की तुलना में अपराध बहुत कम है, ये आप भी महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये बुलडोजर नीति को आप कैसा मानते हो? कोई भी बुलडोजर चलता है वो अंडर पुलिस रेगुलेशन, अंडर एविडेंस एक्ट, अंडर CRPC, अंडर IPC चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट डेमोक्रेसी में कोई गलत ना हो जाए, संविधान का उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए उसकी मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो 50 जगह बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट, लोग गए, लेकिन उन्होंने कहा ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो ये जब अकूत संपत्ति आप अर्जित करते हैं, बिना विकास प्राधिकरण के आप अपने नक्शे पास किए बिना मॉल्स बनाते हैं। इलाहाबाद में भी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण होगा, आगरा विकास प्राधिकरण है, तो कहीं कानपुर विकास प्राधिकरण है। तो ये सपा बसपा के भ्रष्टाचार के कूड़े पे पनपे हुए कीड़े हैं, इसलिए उस समय की सरकार की पुलिस हिम्मत नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर इन्वेंट नहीं किया है या JCB इन्वेंट नहीं की है, उसको चलाने का कलेजा उनके पास है, और अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन।
मंत्री जी, मेरा लास्ट चलते चलते सवाल है, बाकी मेरे सहयोगी 2 सवाल और करेंगे। मंत्री जी, हम इस क्षेत्र में जब कभी कवरेज के लिए जा रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के चौगान और अन्य गाँवों की समस्या है कि एडीए द्वारा अधिग्रहण जमीन वो इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लोग कहते हैं कि आप खबर नहीं चलाते, हम कहते हैं कि मंत्री जी का जवाब जरूर इस चीज़ पे लेंगे, क्योंकि एडीए ने ज़मीन अधिग्रहण की है, लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय बहुत स्पष्ट है, किसानों के साथ ये अन्याय और अत्याचार है, और ये भी आचार संहिता है। इसमें बड़े फैसले ना हम ले सकते ना सरकार ले सकती है, लेकिन मैं और डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी विधायक जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले ही आए। मेरे को 30 मिनट उनसे बात करने का अवसर मिला, तो और मेट्रो का उद्घाटन में भी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे जहन में है ये एडीए ने गलती की है। भाई मैं आपसे नमक लूँगा तो आपको पैसे देना पड़ेगा, मैं आपसे चीनी लूँगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मैं आपसे गेहूँ लूँगा तो पैसे देने पड़ेंगे, कपड़ा लूँगा तो पैसे देने पड़ेंगे। मोल भाव कर सकते हैं थोड़ा सा, अंततः तो देने। यहाँ तो बहुत नियम स्पष्ट है कि उस ज़माने का जो सर्किल रेट था उसके अनुसार, और वो कानून पास होने के बाद तो फुल टाइम है। तो मैं किसानों के साथ हूँ। मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी की सैद्धांतिक सहमति हो गई है, आपके चैनल का आप उनको दिखा दीजिएगा, और ये कैबिनेट डिसीजन होगा। इसलिए जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है, किसानों को उनका हक है, कोई आसान नहीं है, उनका हक बनता है, उनको दिया जाएगा। अच्छा, मेरी सहयोगी हैं शिवानी, ये कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जनता की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं कि या तो उनकी एक्सपेक्टेशन जैसे बढ़ रही है, या तो गठबंधन इस बार बाजी मार देगा या फिर से इतिहास रच देंगे मोदी जी। तो आपका इस पर क्या राय है? 2014 में मोदी जी की जो हवा चली थी और उसका रिजल्ट यूपी में आया था कि 73 एमपी जीते थे, केवल 2 खानदान जीते थे। मुलायम सिंह यादव के परिवार के 5 लोग चुनाव जीते थे और सोनिया राहुल 7 लोग, 73 एमपी आए थे। उस समय क्या कोई विकास कार्य मोदी जी के हाथ का यूपी में था? नहीं। क्या था कि मोदी जी ने जो गुजरात का विकास मॉडल वहाँ किया, तो देश की जनता ने, नॉट ओनली यूपी, देश की जनता ने कहा कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो गुजरात मॉडल के रूप में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है वो राष्ट्रीय मॉडल हो जाएगा। केवल तब तक उनका गुजरात के अलावा कहीं कोई योगदान नहीं था, क्योंकि वो राजनीति में सीधे सीएम बने थे। लेकिन फिर 2014 के बाद 19 चुनाव यूपी के संदर्भ में बहुत कठिन था, लेकिन प्लस पॉइंट ये थी कि 14 से 19 तक के विकास कार्यों को हम लोग लेकर के गए, तो उसने जान बचाई गठबंधन में। अब है 24, अब 14 में तो कोई विकास नहीं था तो हवा चली, 19 के गठबंधन ने यूपी में थोड़ा सा रोका, लेकिन 24 में उनका गठबंधन नहीं है। मेन 2 बड़ी पार्टी सपा और बसपा, बाकी इंडी का यहाँ ना कोई वोटर है, ना उनका एडमायरर है, ना उनका वोटर है। तो अब उत्तर प्रदेश में पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद मुलायम सिंह के परिवार ने यूपी की टॉप 5 सीटों को चुना। ये इसको ज़रा हैम्बरिंग करिए जनता को। नंबर 1 आजमगढ़, उनका वहाँ कोई नाला नहीं गला है, वहाँ पैदा नहीं हुए हैं, उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ माई ज़्यादा है, समझ रहे होगे ना। तो वहाँ लड़े, फिर दूसरे ने कन्नौज छाटी, तीसरे ने बदायूं छाटी, चौथे ने फिरोजाबाद, 5वें ने मैनपुरी। और बीएसपी की पिक एंड चूज अंग्रेजी में कहते हैं, और बीएसपी से 1 लाख से 1.25 लाख वोट भी ले लिया। उसके बावजूद डिम्पल यादव अपनी मनपसंद सीट कन्नौज से हार गई, अक्षय यादव फिरोजाबाद हार गए, और धर्मेंद्र यादव बदायूं हार गए। अब गठबंधन है नहीं है, और मुलायम सिंह यादव बीएसपी से 1 लाख वोट लेने के बाद 94,000 से जीते केवल। आजमगढ़ केवल जीते, और मैनपुरी तो आजमगढ़ हमने उपचुनाव में ले ली। अब भाई सिंपल सा आंकड़ा नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को या जनता को? जनता को तो सब समझती है, मीडिया थोड़ी ये कंफ्यूज है कि जब यूपी के संदर्भ में सपा बसपा का गठबंधन था, दोनों नेताओं में वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी, तब मैं आगरा 2.5 लाख से जीत गया। सपा बसपा लोकदल को भी शामिल करो। अब लोकदल जो पिछले चुनाव में लोकदल का हैंड पंप खींचू, वो हाथी को पानी पिला रहा था, इस बार वो कमल खिला रहा है, तो क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? नंबर 2 सपा अलग हो गई, बसपा अलग हो गई। तो जब 2.5 लाख से 3 पहलवानों से लड़ने के बाद अगर कोई जीत जाए, तो उसका अब एक पहलवान मेरे साथ आ गया है, ऊपर से वो 2 अलग अलग हो गए। एक्चुअली इलेक्शन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यूथ का होता है, स्टूडेंट्स का। जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे थे,
पेपर लीक हो गया, इस पे आपको नहीं लगता है कि जैसे बीजेपी के चुनाव और वोट पे इफेक्ट पड़ा है, स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है ना इलेक्शन टाइम में? उसके पहले पुलिस की भर्ती में निबंधात्मक प्रश्न होता था, एग्जामिनर के हाथ में विवेक था वो कितने नंबर दे। शॉर्ट नोट होता था, उसमें भी विवेक था कितने नंबर दे। ऑब्जेक्टिव ना के बराबर होता था, वो ज़रूर फेयर होता था। फिजिकल बोर्ड के चेयरमैन के हाथ में होता था, आपने बॉल लॉन्ग जंप की 16 फीट और लिख दी 12 फीट। और इंटरव्यू हमेशा लेने के लिए नहीं होते थे, निकालने के लिए होते थे। इस सरकार की सबसे अच्छी बात है कि सभी नॉन गजेटेड नौकरियों के इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते हैं। लेना हो आगरा की स्पेलिंग बताओ, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ। तो पेपर लीक हुआ, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। लेकिन पेपर एग्ज़ाम नहीं कैंसिल होती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। नंबर 2 बात, उनकी सरकार में तो सफ़ेदा लगा दिया जाता था नंबरों के ऊपर, और एक जाति विशेष के और कुछ जिले विशेष के और गोत्र विशेष के लोग आते थे। तो यूथ ये कह रहा है कि अगर नौकरी लगती है तो पूरी पारदर्शिता के साथ लग रही है, क्योंकि साक्षात्कार समाप्त हो गया है और रिटन ऑब्जेक्टिव हो गया है। OMR सीट होती है, क्वेश्चन नंबर 1 4 आंसर, सही टिक कर दो तो पूरे, गलत टिक करो तो 0। अब वैसे निबंध लिखवाते थे किसी चीज़ पर तो 10 में 3 2 4 2 5 2 आपका विवेक है। चलते चलते मेरे निकिता जी एक सवाल पूछना चाहेंगे। मंत्री जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आप जिसके विपक्ष में आप लड़कर आए हैं, मेरा उसी से रिलेटेड एक आपसे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। कहा गया कि वो मतलब हार्ट अटैक के दौरान उसकी मौत हुई। हमने अभी कुछ खबरें चल रही हैं ऐसी कि अखिलेश यादव जो हैं वो 7 तारीख को उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि माफिया इक्वल्स टू अखिलेश यादव? क्या इन लोगों का कुछ आपसी कनेक्शन है या फिर यूं ही ये कोई राजनीति चल रही है? इस पर आपकी क्या राय है? कनेक्शन अंडर टेबल नहीं है, गुप्त नहीं है, उजागर हैं। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से जीते, अफजल अंसारी भी समाजवादी पार्टी से लड़े और जीते, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से लड़े और जीते, MLA भी जीते वो समाजवादी पार्टी से, MP। तो टिकट देना ही तो सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ा पॉलिटिक्स में नज़दीकी मानी जाती है जब आप किसी को टिकट दें। जीतने वाले और भी लोग हो सकते थे, ये वन एंड ओनली लोग नहीं थे। तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण करने के लिए टिकटें भी दी और जीते भी, और इसके बाद उनकी स्वाभाविक मौत पर भी सवाल उठाए जाते हैं। द पोस्टमार्टम विल डिसाइड द कॉज ऑफ डेथ। वो अखिलेश यादव के कहने से थोड़ा कुछ होता है। विपक्ष में बैठे नेता कहते हैं कि जहर दे के मार दिया इसको, वो जांच होनी चाहिए, ऐसा लगता है उन्हें? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तय करती है। मैं भी द कॉज ऑफ द डेथ विल डिसाइड द पोस्टमार्टम। और आप इतने 3-3 4-4 डॉक्टरों को कोई मैनेज नहीं कर सकता, और अपनी नौकरी देने के लिए कोई किसी को जहर नहीं दे सकता। इस बार एतमादपुर लोकसभा में कैसा लग रहा है? आगरा लोकसभा में कितने मतों से आप लोग जीत रहे हो? ऐसा जनता कह रही है कि 4 लाख पार, कोई 5 लाख पार कहता है। तो इस इलेक्शन की एक बड़ी कमी है कि ओवर कॉन्फिडेंस कार्यकर्ता में बहुत आ गया है। ये अच्छी बात नहीं है। फंसे हुए इलेक्शन में जान लगाते थे और अब वो कह रहे हैं वो तो जीत ही रहे हैं। तो भी लोकतंत्र में मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आपके अगेंस्ट जो नेता उतारे गए विपक्ष में, उनको बच्चे भी नहीं जानते, नेता भी नहीं जानते। ऐसे में नहीं लगता है कि आपको 5 लाख पार इस बार लग रहा है? नहीं, बच्चे ना जाने तो कोई बात नहीं है, बूढ़े नहीं जानते, वो महत्वपूर्ण बात है। तो जिनका राजनीतिक जीवन में, अब मैं उन पर कमेंट भी करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन में नहीं है। लोकतंत्र में इतना पद की अवमानना होगी इसकी कल्पना नहीं की थी। इससे तो अच्छा मेरी माँ अगर 50-20 साल पहले चुनाव लड़ जाती तो वो जीत जाती। हम लोग इतने अच्छे परिवार होते हैं, संभ्रांत परिवार होते हैं, असरदार लोग थे। तो हम लोगों के दिमाग में था राजनीति में MLA MP वो बनेंगे जो बहुत योग्य होंगे, कर्मठ होंगे, ईमानदार होंगे, मेहनत करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, जनता के दुख सुख में मिलेंगे, तब जाकर के टिकट मिलेगी। तो चूँकि दीवार पे लिखा है कि उनको हारना है, इसलिए टिकट भेड़ी गई है, कोई वॉलंटरी लड़ने को तैयार नहीं है। एक देश का रिकॉर्ड बना है आगरा लोकसभा में कि चुनाव जनवरी से माहौल बन जाता था। नया साल 14 जनवरी और मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, मार्च में होली। किसी भी पार्टी के नेता ने होर्डिंग लगाकर आगरा लोकसभा में अपनी टिकट की दावेदारी को नहीं किया। जब आप गांव में देख लो हाथ जोड़ के कोई होली की मुबारकबाद दे रहा तो समझ लो प्रधानी पे निगाह है।
या जिला पंचायत पे या बीडीसी पे। अहमदपुर कस्बे में जब चुनाव से 1 साल पहले कोई हाथ जोड़े और वो किसी पेड़ पे टंगा हो उसका होर्डिंग या खंबे पे, तो उसकी वो स्वतः माने अपनी तरफ से वो घोषित हो चुका है कि आई एम इंटरेस्टेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो किसी ने भी सपा की और बसपा ने इवन उसमें जब लोकसभा का नाम लिख के कोई मुबारकबाद दे तो हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप भी दे सकते हो अपनी चैनल की तरफ से होली मुबारक हो, लेकिन जब आप 18 लोकसभा अगर लिखोगे तो हम भी सोचेंगे कि नहीं अब जो है आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप 18 लोकसभा के साथ मुबारकबाद दोगे तो आप स्वघोषित कैंडिडेट हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। कि 5 साल का, अगले 5 साल का आपका विज़न क्या है जो आप लेके? देखिए, इस लोकसभा की 5 विधानसभाएं, 5 का डीएनए अलग है, 5 का मिजाज अलग है, 5 की डिमांड्स अलग हैं। जैसे शहर में एयरपोर्ट की बात होती है बैराज की, तो जलेसर में सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, घरंजा की होती है। अहमदपुर में कमाल का काम हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सर्वाधिक यूपी की 400 विधानसभाओं में यहाँ पर काम हुआ है। अहमदपुर विधानसभा आरओ का पानी पिएगी। ट्रांस यमुना इलाके के लिए 403 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। दूसरी बात है, यमुना पर हम लोग पुल बना के यमुना का विस्तार करेंगे, शहर का विस्तार करेंगे। दूसरी बात, टेढ़ी बगिया से लेके और जीटी रोड तक सड़क चौड़ी होगी, जिसमें पीछे से काम शुरू हो गया है, उधर से खैरारे तक आ गया है। इसके अलावा आप ये देखो कि बहुत सारी ट्रेनें, जैसे वंदे भारत हम 2 रुक रही हैं, हमारे यहाँ सब राजधानी रुक रही हैं। 82 साल पुराना एयरपोर्ट है, फ़्लाइट एक भी नहीं थी। आज आगरा लखनऊ, आगरा भोपाल, आगरा जयपुर, आगरा मुंबई, आगरा अहमदाबाद, आगरा बेंगलुरु, इतनी फ़्लाइट चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी सरकार से पूरी ज़मीन सिविल एयरपोर्ट के लिए अधिकृत कर ली है, किसानों को मुआवजा दे दिया, कोई विवाद नहीं है, कोई कोर्ट में नहीं गया, पर्यावरण की क्लीयरेंस मिल गई है। आचार संहिता खत्म होते ही भूमि पूजन पीएम और सीएम साहब करेंगे और उसके बाद जब वो सिविल एयरपोर्ट बन जाएगा तो एयरफोर्स से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, तो यात्री को आने और जाने में सुविधा होगी। और वाटर जल स्तर ऊपर उठेगा, लोगों को अच्छा पानी मिलेगा और ताजमहल की नींव को भी मॉइस्चर मिलेगा। तो एक आध चीज़ रह गई है, लेकिन अहमदपुर की अलग समस्या हैं, पूरब की अलग है, आगरा उत्तर की अलग है, आगरा दक्षिण अलग डीएनए का। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जलेसर का आखिरी गांव है आगरा से, वो अपनी अलग मांग करते हैं। तो जहाँ जैसी डिमांड होती है, सांसद निधि से, विधायक निधि से, राज्य से और केंद्र से हम लोग कराने का काम करते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन और अभी, जैसे आपके भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, वहाँ भीड़ में देखा कि कुछ यादव जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं, 27 शायद 28 ऐसे जो मौजूद यादव थे, वो जुड़े आपका कर। तो सर ये क्या उनको पहले से आगाज होने लगा कि बीजेपी आ रही है, सांसद मंत्री जी जीत रहे हैं यहाँ से, क्या? इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण, केंद्र सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं तो थोड़ा एहसान मानते हैं, राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर योजनाओं से प्रभावित हैं। तीसरा, संगठन के लोगों ने उनसे संपर्क रखा है। चौथा, समाजवादी पार्टी के एमपी के रूप में मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। पांचवीं बात यह है कि जब दिख रहा है दीवार पे कि समाजवादी पार्टी 2009 में तीसरे पाई, 14 में तीसरे पाई, 19 में तीसरे पाई गठबंधन के बाद, और 24 में तीसरे के बाद कुछ होगा तो वो मिलेगा, तो ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि ये वो जात है कि आप इनको, अगर ये वॉलंटरी नहीं आएंगे तो आप इनको ला नहीं सकते, क्योंकि फिर सामाजिक सीसीटीवी पे आ जाते हैं, फिर उस पर प्रेशर पड़ता है। यहाँ आने से पहले मैं नगलावीरी गया हूँ, जहाँ प्योर जाटो समाज के लोग रहते हैं, जिनने बहुत भव्य स्वागत किया, टेंट लगाया, भोजन कराया और देर तक माल्यार्पण होता रहा। तो कहने का मतलब है कि बीएसपी के अलावा किसी भी प्रत्याशी को कभी भी 2 जून 95 के बाद बहन मायावती के समाज ने कभी किसी को नहीं बुलाया, एक माला नहीं पहना के दी है, और किसी नेता विशेष ने पहना दी हो लेकिन मास गाउन ने नहीं पहनाई है। ऐसे 27 प्रोमिनेंट यादव लोग पहली बार ज्वाइन किए हैं, क्योंकि अगले ही दिन उनको सेफई वाले कॉल कर लेंगे उनको मनाने के लिए पूरा जिला आएगा। अब उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी में दम नहीं है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत मोदी जी सब समाज को लेकर चलना चाह रहे हैं। उसमें यादव, जाटो या मुस्लिम अलग नहीं है। मुस्लिम वोट मिलेगा सर आपको? देश में किसी को सर्वाधिक मिलेगा तो मुझे मिलेगा। दूसरी बात है, मेरे पास तारीख नहीं है जो मैं उनके रोज़ा अफ्तारों में जा सकूं। तारीख जाना चाहता हूं,
जिसमें एतमादपुर में रचना बनाई है कि वो मेरे वजन के बराबर लड्डू बनाना चाहते हैं। शायद परसों रोज़ा अफ्तार में आऊँगा। ये भी जब फेसबुक पे दिखाई पड़ेंगे, ये आपके चैनल में दिखाई पड़ेंगे, टोपी लगा के या दाढ़ी है या पहचानते हैं, तो इनका समाज इनको काफिर कहेगा। उसकी चिंता किए बगैर जो लोग आ रहे हैं तो वो स्वतः स्फूर्ति से आ रहे हैं, वरना उनका समाज उनको बहुत अभद्र भाषा बोलता। तो जो यादव लोग आए हैं, क्या ऐसा कभी हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में कभी यादव आया हो और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में कोई दूसरी जात इस प्रकार से आई हो? सर लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जनता से क्या अपील करना चाहेंगे खबर एक्सपर्ट के माध्यम से आप चुनाव? जनता से कहना चाहूँगा, होली का पर्व आप लोगों ने मना लिया है। अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आगरा लोकसभा का 7 तारीख को आएगा और उसमें यदि आप मानते हैं कि मोदी जी न्याय अन्याय, सदाचार दुराचार, पाप पुण्य और अच्छाई बुराई की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें वो अच्छाई के साथ हैं, नीति के साथ हैं, विकास के साथ हैं, भाईचारा के साथ हैं, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, सुपर पावर बनाना चाहते हैं, नंबर 1 इकनॉमी पे ले जाना चाहते हैं, राष्ट्र को परम वैभव पे पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ 7 तारीख को कमल के सामने वाली बटन ना केवल मेरे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में डालेंगे तो आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। इनसे भी मिलिए कार्यक्रम में। ये थे मेरे साथ केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव पर बेबाकी से अपनी राय दी। उन्होंने सब कुछ बताया किस तरीके से गठबंधन के ऊपर, महागठबंधन के ऊपर जो भी उन्होंने अपनी राय दी है वो आपके समक्ष थी। खबर एक्सपर्ट चैनल पर इनसे भी मिलिए कार्यक्रम में ऐसे ही मिलते रहिए सभी से। खबर एक्सपर्ट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट देना भूलें। धन्यवाद।